Hello, dear friends. Today we are going to discuss a short story entitled The Necklace by Guy de Maupassant. This story was published in 1884. Writer, the French writer, he wrote about 300 short stories, 6 novels, and other travel books. This story is very significant and symbolical. Writer especially known for his realistic, naturalistic, and especially for his subtle irony and twist. As a literary student, there are basically three types of ironies: verbal, dramatic, and situational. This story is based on the situational irony. In ironic approach, this story moves, and as a matter of fact, Guy de Maupassant, it's his style, his a literary concept that with the minimum characters he moves, he leads his theme. As in this story, there are a few characters, three major characters. And the measure one, Madame Loisel, heroine, protagonist of this story. She is very proud, materialistic, and desires for a rich life. Other one, her husband, Moshe. This term has been applied here in this story, that is the Latin. And throughout this story discussion, we will use Mr. That's to be learned from text, but we will use Madam and Mr. here. He is a clerk in Board of Education, a caring and selfless husband. And the third one, Mrs. Loisel's friend, Forestier. Her full name is Jane Forestier, friend of a convent school. Let us discuss the story, textual, and then we will discuss the theme, message, and how, upon the viewpoint of the practical life, situational irony has been applied. कहानी यदि हम बात करते हैं तो पहले हम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कहानी को डिस्कस करते हैं और तब हम ये जान पाएंगे कि कहानी की बेसिक थीम क्या है, इसकी सप्लीमेंट्री थीम्स क्या है, राइटर मैसेज क्या देना चाहता है। तो आइए, हमारी कहानी इस तरह से है कि कहानी की हीरोइन मैडम लोइजल उन स्त्रियों में से अपने आप को मानती है जो शायद नियति की गलती से क्लर्क परिवारों में पैदा हो गई और न उसके पास डाउरी है, न उसके पास अधिक धन है, न उसके पास अन्य सोर्सेज है, न उसको कोई अपनाने वाला है, सराहने वाला है। और इसी वजह से उसने एजुकेशन बोर्ड में क्लर्क की पोस्ट पर मिस्टर जो लोइजल है उससे शादी करने को अनुमति कर दिया है, उससे शादी कर ली है। लेकिन अक्सर ये अपने घर का जो दीवारें हैं, फर्नीचर है, वहाँ की चेयर्स, कुर्सियां हैं, इनके सारी स्थिति को देखकर अपने आप को बहुत कोसती है, अपने लाइफ के बारे में ये बहुत अपने आप में अफसोस करती है। एक दिन
मिस्टर लॉइजल अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर अपने दफ्तर से लौटता है और मिसेस लॉइजल की तरफ जब वो बढ़ाता है तो वो झट से उसे लेके खोलती है और उसमें लिखा होता है कि मिनिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस की ओर से अपने रेजिडेंस पे 18 जनवरी शाम को मिनिस्ट्रियल पार्टी के लिए आमंत्रित है। और ये देखकर वो इस लिफाफे को एक तरफ रख देती है और कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस पार्टी में जाऊंगी? इस लिफाफे को तुम अपने किसी साथी को दे देना ताकि उसकी पत्नी जिस पर अच्छे कपड़े हो, उसे पार्टी के लायक फिटेड ड्रेस हो उसके पास, तो वो इसका उपयोग कर सके। हमारा लॉइजल उसे समझाता है कि ये गिने चुने लोगों को ये इनविटेशन मिला है और तुम यदि पार्टी में जाती हो तो तुम्हें वहां ऑफिशियल सभी लोगों को देखने का अवसर मिलेगा और सभी को पार्टी में इंटरेक्शन होने का अवसर मिलेगा। लेकिन वो कहती है कि मेरे पास पार्टी के लायक ड्रेस नहीं है। तो इस पर वो तुरंत कहता है कि तुम अक्सर जिस ड्रेस में थिएटर जाती हो वो मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन वो बहुत निराश सी बैठ जाती है और इस पर वो सोच के बोलता है कि तुम्हें पार्टी के लिए ड्रेस कितनी कॉस्ट की तुम्हें खरीदेगी, कितने की खरीदी जाएगी। इस बात पर वो बड़ी सोच कर बोलती है और ये सोचकर इसलिए बोलती है क्योंकि इकोनॉमिकल क्लर्क को अमाउंट बताना, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा बता दे तो वो रिफ्यूजल भी कर दे, मना भी कर दे, इसलिए सोच के बोलती है कि 400 फ्रैंक्स लगभग इसके लिए पर्याप्त होंगे। और ये सुनकर वो पीला पड़ जाता है। और पीला पड़ जाता है उसका कारण है कि उसने ये 400 फ्रैंक्स गन खरीदने के लिए बचाए थे, अपने साथियों के साथ गर्मी में लार्क बर्ड के शिकार के लिए वो जाए, इसके लिए उसने बचाए थे। परंतु उसने कहा बिल्कुल तुम्हें मिल जाएंगे और उसने उसे 400 फ्रैंक्स दिए और एक बड़ी रॉयल पेरिस जो शॉप है उससे उसने अपनी ड्रेस अरेंज की। इधर बॉल पार्टी के दिन नजदीक आगे 2-3 दिन रह गए और लॉइजल ने पूछा कि क्या बात है कि पार्टी के 2-3 दिन है, तुम 2-3 दिन से इस तरह का व्यवहार कर रही हो, इस तरह का तुम्हारा अपीयरेंस है, व्हाट्स द मैटर? और इस पर वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए। क्यों? मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, ज्वेल्स नहीं है। और इस पर वो सुझाव देता है कि क्यों नहीं तुम फूल, सीजनल जो फूल्स है वो पहन लो, फ्लावर्स जो पहन लो। तो इस पर वो एक रिप्लाई करती है और इस तरह का देती है जिससे वो अपनी बात को काटने का, रिजेक्ट करने का, कि मैं अमीर महिलाओं के बीच में अपनी गरीबी को दिखाने फूल पहनकर नहीं जा सकती। स्ट्राइकन पुअर, आई कांट प्रूव माई सेल्फ स्ट्राइकन प्रूव अमेडस्ट द रिच वीमन। फिर अचानक उसे याद आता है और याद आता है क्या? अरे कितने मूर्ख हैं हम, तुम अपनी सहेली से ज्वेलरी क्यों नहीं मांग लेती हो? और ध्यान रहे सहेली के बारे में पहले से इसका सोच ये है कि ये सहेली के यहाँ जाती नहीं है, पहले से ही इसने सोच बना रखा है। क्यों? क्योंकि अक्सर जब कभी भी अपनी सहेली के यहाँ जाती थी
उसकी लग्जरियसनेस, उसकी रिचनेस देख के, और घर पर जब आती थी तो बहुत रोती थी, अपने आप में बहुत कोसती थी, पछताती थी। लेकिन इस बार उसको अपने पति के द्वारा दिया गया जो आइडिया है कि तुम क्यों नहीं, तुम्हारी सहेली फ्रोस्टियर कॉन्वेंट स्कूल फ्रेंड से तुम ज्वेलरी क्यों नहीं उधार ले लेती। और इस पर वो जाती है, वो फ्रोस्टियर से ये ज्वेलरी के लिए बात करती है, तो वो बहुत सारी ज्वेलरीज ला कर देती है, उसमें से एक से बढ़कर एक, एक को भी वो छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन बार बार वो ग्लास मिरर के सामने लगा लगा कर देखती है, लेकिन उसे फिटेड फॉर दैट पार्टी सी डजंट कंसिडर, एंड एट लास्ट सी आस, और फिर अंत में वो पूछती है उससे, और नहीं है आपके पास? और इस पर वो एक ब्लैक साटिन बॉक्स और अन्य इस तरह की आर्टिकल लाके देती है, जिसमें वो ब्लैक साटिन बॉक्स में रखा चैपलेट डायमंड उसे बहुत पसंद आता है, और उससे कहती है ये आप मुझे दे दोगी? और सहेली कहती क्यों नहीं, और वो इसे लेकर आ जाती है, और बहुत सज धज के ये पार्टी में जाते हैं। पार्टी का वो आकर्षण बनती है, शी वॉज द अट्रैक्शन ऑफ द पार्टी का पूरा आकर्षण बनती है। हर व्यक्ति उसका नाम पूछ रहा है, एवरीवन आस्क्ड हर नेम, एवरीवन वाज वेरी एंथुसियास्टिक विद हर एंड इवन वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। यहां तक कि हर व्यक्ति उससे परिचय करना चाहता था। पार्टी में उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन रहा। रात को देर रात तक उसका पति सैलून में 3 अन्य पुरुष जो अपनी पत्नियां पार्टी में नाच रही थी वो सोए होते, सैलून में वो सोया। और सुबह जल्दी ये घर के लिए रवाना हुआ, क्योंकि उसे लॉइजल को मालूम था कि उसे सुबह 10 बजे दफ्तर जाना है। लेकिन इससे पहले, रवाना होने से पहले, उसने देखा कि एक रैपर यहाँ यूज हुआ, उसको ओढ़ने का, जैसे हम शॉल यूज करते हैं, तो उसने अपनी पत्नी पर डाला, जो कि उसके कपड़ों से, उसकी ज्वेलरी से, उससे ड्रेस से मैच नहीं हो रहा था। मीन्स वो गरीबी बयां कर रहा था, और वो नहीं चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकली। उसने कहा रुको, मैं व्यवस्था करता हूँ, कैब बुलाता हूँ। लेकिन वो तुरंत वहां से निकली, और पुराना कोचमैन उन्हें नजर आया, और उसमें बैठकर ये जब चले घर आए, उसे अपने दफ्तर का मालूम था कि मुझे 10 बजे पहुंचना है। इसी बीच जो ही वो आकर अनड्रेस्ड, ही ट्राइड टू अनड्रेस्ड एंड वाज हाफ अनड्रेस्ड। और इधर लॉइजल जब मिरर के सामने एक बार अपने उस आभा को, अपने उस सौंदर्य को निहारना चाहती थी कि पार्टी में वो कैसी सुंदर लग रही थी, तो जय उसने शॉल हटाकर मिरर के सामने खड़ी हुई, जोर से उसकी चीख निकली, और उसके चिल्लाते ही उसके पति मिस्टर लॉइजल ने कहा व्हाट्स मैटर। और वो कहती है आई हैव नो मिसेस जेन फ्रॉस्टर्स नेकलेस। Oh, I have missed that means. उसके मिस्टर ने पूछा, लॉइजल ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है जब तुम पार्टी से निकले चले थे तब तुम्हारे गले में था? तो उसने कहा हाँ, तब तक मुझे ध्यान है। तो फिर तो ये यदि गाड़ी में गिरता तो हमें आवाज आती, रास्ते में गिरता आवाज आती, तो फिर एक गाड़ी में होगा, और वो तुरंत वापस ड्रेसअप होकर वापस जिस ट्रैक से आया था उस ट्रैक से वापस ढूंढता हुआ जाता, सब जगह वो ढूंढता है,
लेकिन कहीं नहीं मिलता। वो पुलिस में रिपोर्ट कराता है, अखबार में विज्ञापन दिलाता है कि जिसे मिले लौटाने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। सब ऑल इन वैन, नो यूज। इधर लॉइजल एक सप्ताह गुजरने के बाद, एक वेटेड फॉर अ वीक, एक सप्ताह इंतजार करने के बाद मिस्टर लॉइजल ने मटिल्डा को ये सलाह दी कि तुम अपनी सहेली को लेटर लिख के ये बता दो कि वो नेकलेस जो तुमने उससे लिया था पार्टी के लिए, उसका क्लेस मीन्स उसका हुक टूट गया, और उसे रिपेयर कराने में यानी टाइम लगेगा। और इस बीच उसने कहा कि हमें उसे उसके स्थान पर नेकलेस के स्थान पर नेकलेस देना चाहिए। यहां राइटर का जो है कहानी हमारी बढ़ रही है, लेकिन ये आप ध्यान रखिए राइटर जो कहना चाहता है उन चीजों को हमें बाद में पॉइंट आउट करेंगे। अब सवाल ये आता है कि नेकलेस वैसा का वैसा सेम नेकलेस उसको लौटाना है, तो वो नेकलेस लौटाने के लिए ये घूमते हैं, और उसकी जो रेट है वहां मार्केट में जो वैल्यू है उस तरह का जो उन्होंने ढूंढा, उसकी 40,000 फ्रैंक्स रेट है। हमारे लॉइजल के पास 18,000 फ्रैंक्स हैं जो उसको उसके पिताजी से मिले थे। 18 फ्रैंक्स उसने अपनी रिस्क पर इधर उधर बोरो करके हार्ड इंटरेस्ट पे लेके, और दोनों मिला के 36,000 फ्रैंक्स हुए। बार्गेन करके वैल्यू ऑफ 40,000 फ्रैंक्स के उस नेकलेस को इन्होंने 36,000 में खरीदा और उस मिसेस या मैडम फॉरेस्टियर को लौटा दिया। अब इसको चुकाने के लिए इन्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। हमारी लॉइजल ने अपने घर के नौकर हटा दिए, सारे घर के काम ये करती है, रात दिन मेहनत करती है, मार्केट में हर जगह बचत करती है, कहीं सब्जी वाला कहीं बूचर, इन सब से वो बार्गेन करती है। और उधर इनके जो पति है ये कॉपी राइटिंग का काम करते हैं, दुकानदारों के मर्चेंट्स के अकाउंट्स करते हैं, कॉपी करते हैं, रातों को जगते हैं, और एनी हाउ इस तरह से करके, और इन्होंने विद इन 10 ईयर्स 10 साल की मजदूरी और मेहनत के बाद उस पैसे को चुका पाए। एक दिन जब लॉइजल थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बाहर गार्डन तक घूमने गई, तो उसने उधर से एक बच्चे के साथ एक लेडी जो कि इसकी सहेली फॉरेस्टियर थी, मैडम फॉरेस्टियर थी, अभी भी प्रीटी जवान, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड यंग। और हमारी इधर लॉइजल ड्यूरिंग दीज 10 years has totally changed physically as well as mentally। टोटल चेंज हो गई थी। इतने दिनों की मैनर और इतने को सारे करने के बजाय एक सामान्य औरत की तरह से आवाज हो गई थी, उसकी सुंदरता चली गई थी। उसने आगे जाकर फॉरेस्टियर से कहा, तो फॉरेस्टियर से जब बात करनी चाहे तो फॉरेस्टियर उसको पहचान नहीं पाए। उसने फॉरेस्टियर को जेनी, उसका जो मूल नाम है, उससे पुकारा, तो वो आश्चर्यचकित हो गया, ऐसा कौन है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से इतना अच्छा जानता है। तब उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, जेनी आई एम योर लॉइजल। और ये कहने पर वो आश्चर्यचकित हो जाती है, ओ माय गॉड हाउ चेंज्ड यू। और तब उसने कहा, इट्स यू,
आपकी वजह से, और उसने पलट कर कहा मेरी वजह से, तो उसने कहा हाँ आपकी वजह से, आपके नेकलेस की वजह से। देखा नहीं आपने? और इस बीच मिसेस फॉरेस्टियर ने ये देखा नहीं था। हाँ, हालांकि उसने जब वो लौटाया था तब एक टिप्पणी जरूर की थी कि तुम्हें जल्दी लौटा देना चाहिए था, इस बार मुझे आवश्यकता पड़ सकती थी। लेकिन यहां जब वो कहती है कि मेरी वजह से, मेरे नेकलेस की वजह से, जी हाँ, आपने देखा नहीं, हमने बड़ी मेहनत करके और बहुत बहुत तलाश करके और वो बहू जैसा आपका था वैसा खरीदा, बाई पेइंग 36,000 फ्रैंक्स। और इस बात पर फॉरेस्टियर ने कहा माय डियर लोहिजेल, माय नेकलेस जस्ट वाज ओवर 500 फ्रैंक्स। अरे लोहिजेल, मेरा नेकलेस सिर्फ 500 फ्रैंक्स के लगभग था। इट वाज फेक, नकली था। देखा आपने मित्रों, कहानीकार ने जो कहा, हमारा जो ट्विस्ट आया कहानी में, अचानक किस तरह से हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके अगेंस्ट अक्रेंस आया। दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल आयरनी, दैट इज कॉल्ड सटल आयरनी, दैट इज कॉल्ड ट्विस्ट। यही ट्विस्ट कहलाता है। बहुत बड़े तरीके से कहना ये चाहा राइटर ने, मैसेज देना कहानी में चाहा कि अक्सर हम जो हमारे पास होता उससे संतुष्ट नहीं होते और हम दिखावे की दुनिया के पीछे भागते हैं। हम अक्सर ये शिकायतें करते हैं कि भाग्य ने हमारे साथ बुरा किया, जैसे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट में कह रही थी वो कि भाग्य की गलती से शायद वो क्लर्क फैमिली में जन्मी है। No, 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 no. Writer wants to say that neither God nor heaven, we human are the tragic hero in the hands of own our thoughts, own our actions. न ईश्वर के यहां से न ये स्वर्ग में से मनुष्य यदि बनता है, उसकी जिंदगी में त्रासदी आती है। आपको क्लियर इशारा किया राइटर ने कि जहां पर उससे मिस हुआ था तो वहां स्पष्ट बोल देना चाहिए था उसको जाके, तो शायद 10 साल तक इस तरह की हाड़ तोड़ मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसा नहीं होता, उन्हें इतनी फिजिकल और मानसिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्लियर कट वहां बोल देते। इसलिए आपको याद है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमें ईमानदारी से बताना था कि माय डियर, बाय मिस्टेक आई हैव लॉस्ट। शायद वही बोलती तो 36,000 फ्रैंक्स के अरेंजमेंट के बजाय यदि चुकाना भी पड़ता तो 500 फ्रैंक्स से काम चलता और इतना सारा जीवन में तूफान नहीं आता। हमारी कहानी इस तरह के बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे थीम्स, सप्लीमेंट्री थीम्स के साथ इस तरह से एंड होता है। थैंक यू। आई थिंक इट विल बी इन योर हेल्प, इट विल हेल्प यू